नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में इन दिनों चल रहा है बजट सत्र। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ और पेश होने के बाद से लोकसभा मानो पूरे तरीके से ठप है। वजह है विपक्ष की वो मांगे जिसे सरकार पूरा नहीं कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार इस वक्त देश हित से जुड़े 2 अहम मुद्दों पर फंसी गई है। पहला, पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब और दूसरा अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील। पहले मुद्दे को लेकर खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा के अंदर और बाहर सरकार के खिलाफ पूरे तरीके से मोर्चा खोले हुए हैं। गतिरोध के आज तीसरे दिन राहुल गांधी संसद में जनरल नरवणे की वो किताब लेकर पहुंच गए जिसको लेकर सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो किताब अब तक पब्लिश ही नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के ऐलान के आज दूसरे दिन बाद भी असमंजस बरकरार रहा क्योंकि अब तक सरकार की ओर से समझौते की बारीकियों को देश की जनता से साझा ही नहीं किया गया। तो ऐसे में सवाल यह कि आखिर पूर्व आर्मी चीफ की किताब में ऐसा क्या है जो सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है। किताब में छपे फैक्ट के हवाले से राहुल गांधी ने जो दावा किया है उसमें कितना दम है, और सवाल यह भी कि भारत अमेरिका के बीच ऐसी कैसी ट्रेड डील हुई है जिसे सरकार अब तक सार्वजनिक नहीं कर पाई है। विपक्ष क्यों पूछ रहा है कि क्या ट्रेड डील पूरी तरह से अमेरिका की शर्तों पर हुई है, और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में आज होने वाली पीएम मोदी की स्पीच टल क्यों गई। आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की एक तस्वीर से। सबसे पहले संसद भवन के बाहर राहुल गांधी एक किताब के पन्ने पलटते हुए नजर आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं। यह वो किताब है जिसको लेकर संसद में लगातार 3 दिन से हंगामा हो रहा है। यह वही किताब है जिसका जिक्र राहुल गांधी सोमवार से करते आ रहे हैं। इसी किताब में छपे फैक्ट के आधार पर राहुल गांधी देश को बताना चाहते हैं कि आखिर देश की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार कितनी गंभीर है। चीन जैसे पड़ोसी दुश्मनों के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की लड़ाई की स्थिति में मोदी सरकार किस तरह सेना को आदेश देती है। यह किताब पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की आत्मकथा है जिसका नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इस किताब का यह नाम है, जिसमें उन्होंने अपने सैन्य जीवन के अनुभवों के साथ साथ 2020 में, आपको याद होगा, भारत चीन सीमा पर पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच गतिरोध हुआ था। उस गतिरोध में सरकार और सेना के बीच डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और रणनीतिक सोच क्या थी उसका जिक्र है। इस किताब में छपे एक लाइन को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर है। वो लाइन क्या है? कोट एंड कोट, जो उचित समझो वो करो। किताब में दावा किया गया है कि 31 अगस्त 2020 को जब 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे, तब उस वक्त आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सेना के लिए आदेश मांगा था, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम मोदी से बात कर उनसे कहा था कि जो उचित समझो वो करो। आज राहुल गांधी एमएम नरवणे की वो किताब लेकर संसद पहुंच गए। पूरी मीडिया के सामने किताब के वो पन्ने खोलकर खुद उन्होंने पढ़े भी, बताया भी। जो
उचित समझो वो करो, जो उचित समझो वो करो, जो उचित समझो वो करो। दिस इज मिस्टर नारावाने's बुक। नारावाने जी की किताब है जी। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है जी। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, और यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो जी, राइट। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी किताब को कोट कर लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा के दौरान अपनी बात रखना चाहते थे। आज लगातार तीसरा दिन हो गया जब राहुल गांधी अपनी बात सदन के पटल पर नहीं रख पाए। जैसे ही राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोलना शुरू करते, सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद स्पीकर सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का ऐलान कर देते। इसी तरह से सदन की कार्रवाई का आज तीसरा दिन 3 दिन हो चुके हैं, मगर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो रहा। इधर राहुल गांधी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वे हर हाल में पूर्व आर्मी चीफ के किताब में छपी बातों को सदन के पटल पर रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आज तो राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर पीएम मोदी संसद में आते हैं तो मैं तो उन्हें यह किताब भेंट कर दूंगा। Army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, only started. No. He is not yielding. He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। तो राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की जिस 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब को कोट कर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, उसमें 31 अगस्त 2020 को भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के दौरान सरकार और सेना प्रमुख से क्या बातचीत हुई थी, उसकी कहानी है, जिसका राहुल गांधी ने जिक्र किया है। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, NSA से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं, राइट। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है। आई फेल्ट रियली अलोन
मैं बिल्कुल अकेला था. I was abandoned by the entire establishment. This is what they are scared. अब दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी जिस किताब को आज डंके की चोट पर मीडिया के जरिए दुनिया को दिखा रहे थे, उसको लेकर बीते 2 फरवरी को लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल को चैलेंज दिया था कि वे इस किताब को सदन के पटल पर रखें. साथ ही राजनाथ सिंह ने पूरे विश्वास के साथ यह भी दावा किया था कि वो किताब तो अब तक पब्लिश ही नहीं हुई है. महोदय, मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं. लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहां प्रस्तुत कर दें. किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूं, सदन देखना चाहता हूं. बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई पुस्तक, प्रकाशित ही नहीं. मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. नारावने जी की किताब है. अब सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस तर्क के साथ ये कह रहे हैं कि किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई है, पब्लिश ही नहीं हुई है, दरअसल उसकी भी वजह है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2024 में पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब प्रकाशित होनी थी, लेकिन इससे पहले दिसंबर 2023 में इसके कुछ अंश न्यूज एजेंसी पीटीआई ने छाप दिए. इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने इसकी समीक्षा करने की बात की और यह बात कहकर प्रकाशित होने से इसे फिलहाल रोक दिया. दरअसल इसको लेकर 2 नियमों का हवाला दिया गया. क्या नियम थे? पहला, आर्मी रूल्स 1954. इसके सेक्शन 21(21) के तहत सेना से जुड़े विषय यानी कि सर्विस सब्जेक्ट या सुरक्षा मामलों पर कोई सामग्री प्रकाशित नहीं की जा सकती. कोई भी सेना संबंधी जानकारी प्रेस को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बताई या प्रकाशित नहीं हो सकती है. बिना केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के ऐसा कोई भी किताब हो या लेख हो प्रकाशित नहीं हो सकता. यहां सर्विस इंफॉर्मेशन में वो बातें आती हैं जो सशस्त्र बलों की रणनीति, नीति, संचालन या सेना और सरकार के बीच जो प्रोसेस होता है निर्णय लेने का, निर्णय प्रक्रियाओं से जुड़ी जानकारी हो, ये सब सेना के नियमों के तहत आते हैं. और दूसरा, रिटायर्ड कर्मचारियों पर नियम आर्मी रूल्स खुलकर यह नहीं बताते कि सेवानिवृत्त अधिकारी कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, पर भारत सरकार के कुछ नियम जैसे कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 में जो बदलाव हुआ वो ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा, इंटेलिजेंस, सुरक्षा संबंधित जानकारी प्रकाशित करना चाहता है तो उसे पूर्व अनुमति लेनी चाहिए. खासकर ऐसे मामलों में जहां न केवल व्यक्तिगत अनुभव बल्कि देश की रक्षा नीति या जो निर्णय प्रक्रियाएं हैं वो शामिल हो. इसलिए किताब की रिलीज 2 साल से लंबित है क्योंकि मूलतः पब्लिशर ने प्रकाशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अनुमति मांगी, परमिशन के लिए गए, जिस पर अब भी समीक्षा चल रही है. अब इसी वजह से अब तक ना तो अनुमति मिली और ना ही किताब प्रकाशित हुई है, यानी ये अप्रकाशित बनी हुई है. अब ये किताब राहुल गांधी के पास कैसे आ गई? अब इसका भी खुलासा उन्होंने खुद किया. वहीं प्रियंका गांधी बता रही हैं कि यह किताब तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है और ये ऑनलाइन खरीदी गई है. It's available abroad, I think. It's published abroad. Government is not allowing it to be published here. अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे. आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है. खैर, जिस किताब पर संसद में
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भयंकर रार छिड़ी थी, उस किताब को राहुल गांधी ने अब देश की जनता के सामने रख दिया है। लेकिन संसद का घमासान अब तक खत्म नहीं हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपनी बात नहीं रखने देने को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। लोकसभा के अंदर और बाहर दोनों तरफ कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष भी एकजुट है। जब राहुल गांधी को लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया तो इसके जवाब में किसी भी विपक्षी पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग नहीं लिया। समाजवादी पार्टी के चीफ और सांसद अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया। बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, एलओपी को बोलने दो, बोलने दो, एलओपी को बोलने दो, बोलने दो, तानाशाही बंद करो, बंद करो। बीजेपी की कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो, और ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जिस समय चीन के सवाल पर लीडर ऑपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। और इस बात को हम कई बार दोहराते हैं, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों। तो फिलहाल मोदी सरकार के सामने चुनौतियां जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। नई नई चुनौतियां दिख रही हैं। एक तरफ विपक्ष पूर्व आर्मी चीफ द्वारा किताब में लिखी गई बातों को लेकर के हमलावर है, एकजुट है। वहीं एक और चुनौती आ गई, अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील। अब उस पर भी गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। डील पर तो विपक्ष यहां तक कह रहा है कि सरकार देश के किसानों के साथ धोखा कर रही है और यह डील अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के हिसाब से हुई है। यानी कि एक चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी चुनौती सामने आ गई। लेकिन कुछ सवाल तो हैं जो स्पष्ट हैं और मोदी सरकार द्वारा डील पर खुलकर ना बोलने से अब ये सवाल और गहरे भी होते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ डील पर जो कुछ भी डिटेल में तकनीकी जानकारी आई है वो अमेरिका की तरफ से ही कही जा रही है। हमने आपको कल भी बताया था। हालांकि अभी डील साइन नहीं हुई है, ऑफिशियली साइन होना अभी उस पर बाकी है, लेकिन अमेरिका डील से पहले सभी पहलुओं पर खुलकर बोल रहा है, टेक्निकली बोल रहा है। और इसलिए भारत सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार बता तो कम रही है, लगता है ऐसे कि छिपा जाता रही है। सबसे पहले डील की घोषणा जोर शोर से कौन करता है? अमेरिका। अमेरिका के बाद पीएम मोदी देश को इस डील की जानकारी देते हैं। अमेरिकी मंत्रियों ने डील के बारे में तकनीकी जानकारी देना भी शुरू कर दिया। डील के तकनीकी बिंदुओं पर भारत में चुप्पी लगातार बरकरार है। भारतीय बाजार अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खुलने का दावा भी अमेरिका कर रहा है। डील ऐलान होने के 24 घंटे बाद भारत सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यह कहा गया हालांकि कि कृषि और डेयरी क्षेत्र इस डील से बाहर है। वहीं अमेरिका ने साफ कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। राजी हो गया भारत, अब वेनेजुएला से खरीदेगा। लेकिन भारत की तरफ से रूस से तेल खरीदने को लेकर कोई बात ही नहीं की गई है, कुछ बताया नहीं गया। और भारत रूस का पुराना मित्र है, पुरानी दोस्ती है। ऐसे में इस चुप्पी पर सवाल तो खड़े होते हैं। अमेरिका ने भी बता दिया कि डील से भारत के साथ व्यापार घाटा कम होगा, ट्रेड डेफिसिट कम होगा। और भारत की तरफ से ऐसा कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्या टारगेट है, क्या ट्रेड डेफिसिट होगा, कैसे कम हो। और अमेरिका को रियायतें अगर दी गई हैं तो क्या रियायतें दी गई, जिसके बारे में अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ने डील को लेकर के अमेरिका फर्स्ट की बात कही है, अमेरिकन बाय की बात कही है, लेकिन भारत ने दोनों देशों के हित की बात कही है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि दोनों देश के लोगों का इससे भला होगा।
ट्रंप अमेरिका का नाम लेते हैं। और डील को लेकर सवाल इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि सरकार की तरफ से कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लगातार डील पर बयान दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन डील में है क्या, इसके बारे में ना तो विस्तार से बता रहे हैं, ना ही डील की कोई तकनीकी जानकारी शेयर कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। कल भी पीयूष गोयल साहब ने 20 मिनट से ज्यादा पीसी की। आज भी संसद में काफी देर तक वो बोले, बाद में 8 मिनट का वीडियो भी जारी कर दिया, लेकिन कहीं भी अमेरिका के साथ हुई डील पर खुलकर जानकारी है ही नहीं उसमें। और डील पर सरकार की चुप्पी को लेकर तो सवाल है ही। सवाल यह है कि भारत अमेरिका के बीच जो डील अगस्त 2025 में रुक गई थी, एकदम स्टैंड स्टिल हो गई। 4-5 महीने के अंदर धरातल पर ऐसा क्या हो गया कि अचानक हो गई? सब कुछ ठीक हो गया, सब चीजें जो है पटरी पर आ गई। आखिर कैसे? सवाल है, जवाब तो चाहिए ही। और कागजों पर उतरने जा रहे इस ट्रेड डील को लेकर जो सवाल है, उनका कनेक्शन यूरोप से भी है। भारत और अमेरिका डील का क्या है यूरोपियन कनेक्शन, यह भी समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। वो समय जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन डील के लिए एक मंच पर आए। जुलाई 2025 में अमेरिका ईयू के बीच डील पर बातचीत शुरू हुई। यूएस ईयू डील में कई तरह की खामियां थी जो भारत के लिए मुश्किल थी, क्योंकि यूएस ईयू डील के कई विषय जैसे दवा निर्यात, डिजिटल अर्थव्यवस्था निर्माण और खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रतिबंध भारत की चिंताओं से सीधे तौर पर मेल खा रहे थे। ईयू के साथ हुई डील को अमेरिका एक मॉडल के रूप में भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था और भारत पर भी कृषि और डेयरी क्षेत्र खोलने का दबाव बना था। सिर्फ इतना ही नहीं, जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ हुई अमेरिका के डील्स पर भी भारत की पैनी नजर थी, क्योंकि इन देशों के साथ हुए आर्थिक समझौतों में कई तरह की खामियां थी और इसीलिए भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ भारत के मन मुताबिक हो गया? क्योंकि जो भारत पहले कृषि और डेयरी क्षेत्र में अमेरिका की एंट्री के साथ साथ कई दूसरे विषयों पर सहमत नहीं था, वो डील के लिए कैसे राजी हो गया? यह सवाल अभी भी बरकरार। भले ही भारत की तरफ से बार बार स्पष्ट किया जा रहा हो कि डील से कृषि और डेयरी सेक्टर को दूर रखा गया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से लगातार खुलकर बयानबाजी जारी है कि अमेरिका को अपने कृषि उत्पाद भारत में बेचने के लिए हरी झंडी मिल गई। वैसे ईयू के साथ हुई अमेरिका की डील 21 जनवरी को फिलहाल होल्ड पर डाल दी गई है, क्योंकि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को अड़े हुए थे और ये घटना भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा तो है नहीं, वो कब क्या बोले और क्या कर दें। इसलिए भारत में विपक्ष सवाल उठा रहा है, लगातार सवाल वो अपनी ही सरकार से पूछ रहा है कि अमेरिका के साथ भारत की डील ट्रंप के मन मुताबिक हुई है क्या, या इस पे भारत के हितों का ख्याल रखा गया है? पता तो चले। कांग्रेस ने तो राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो भी जारी किया, आरोप लगा दिया कि यह डील तो ट्रंप के हिसाब से हुई है, और राहुल साहब तो इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे। सुनिए जरा। डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी 4 महीने कुछ बदला नहीं, किसी न किसी कारण जो मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। एक तरफ किताब, दूसरी तरफ ये डील। बजट सत्र है ये बजट का। ऐसा हम इसलिए आपसे कह रहे थे क्योंकि दोनों मुद्दे संसद में गरमाए हुए हैं। मोदी सरकार के लिए चुनौती है, मुसीबत बने हुए हैं। एक और विपक्ष डील की शर्तें साफ करने की बात कह रहा है, लगातार सरकार को घेर रहा है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ की किताब के हवाले से कह रहा है नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, मोदी सरकार चुप क्यों है? सुरक्षा से जुड़े रणनीतिक फैसलों पर जो ट्रांसपेरेंसी है वो होनी चाहिए, वो क्यों है, वो उससे बच क्यों रही है? और विपक्ष इसी विरोध के चलते, जो विरोध कर रहा था विपक्ष, संसद की कार्रवाई कई बार रोकनी पड़ी। 5 बजे वक्त था, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था, लेकिन 5 बजे ठीक
लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, अचानक हंगामा शुरू हो गया और लोकसभा की कार्रवाई को कल यानी कि गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये वो वक्त है जब देश सुनना चाहता था कि बजट में क्या है, बजट से क्या आएगा और बजट से क्या उम्मीदें हैं। ऐसे में ये चुनौतियां गाहे बगाहे और ऊपर से संसद का ठप हो जाना। जाते जाते हम आपको ये बता दें, जाते जाते मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि संसद चलाने के लिए एक दिन का खर्च जितना आता है वो आता है करीब 10 करोड़। और ये पैसा किसका है? टैक्स पेयर्स मनी, यानी आपका, मेरा और हम सबका। तो ये था आज का सच। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।